हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आप देखो कि धीरे धीरे ही सही हम चैप्टर 5 पर पहुंच गए हैं। आप में से वो बच्चे मुझे कमेंट करेंगे जितना अभी हमने पढ़ा है 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, 80% जिसको आता है एकदम ठोक के वो मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। जितने बच्चे देख रहे हैं, 3 हो 4 हो जितने भी हों, जिन्हों को 80% आता है एकदम जितना अभी हमने किया है चैप्टर 4 तक, वो मुझे कमेंट करेंगे, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे भी हैं, 2 हैं 3 हैं, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5, इसको लिखा किसने है ये भी मुझे कमेंट करेंगे। क्लास में तो मैंने याद करवा ही दिया है, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब ऐसे विचार जिसने मानव जीवन को मदद किया है। बहुत सारे विचार हैं। आप समझो कि ये जो मानव जीवन इतना अच्छा बना है, विचारों का ही देन है। हम अगर जानवर से, जो आप जानवर देखते हैं अपने आसपास गली वगैरह में, जंगल में, उनमें हम में यही अंतर है कि हम विचार करने वाले हैं। समस्या का हल करने से पहले विचार करते हैं। तो जब बहुत ही प्राचीन समय में आप चले जाओ तो धरती बहुत ही खतरनाक थी, हम लोग के रहने लायक तो थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि अभी आप लोग देखो कि सोसाइटी हमने ऐसी बना ली है कि खतरनाक जानवर कम हैं और हम लोग ज्यादा हैं। उस वक्त उल्टा था, जानवर ढेर सारे थे, हम कम थे। तो हमने बहुत सारा चीज किया, बहुत समस्या का हल निकालते निकालते इतना अच्छा हमने सोसाइटी बना लिया है। आप देखो कि एक विचार ही तो है कि एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, एक संविधान पे देश चलना चाहिए। ये विचार ही तो है, और इस विचार पे चल रहे हैं तो देखो देश कितना अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ही इन्होंने इस चैप्टर में हमें ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से विचार हैं जिसने मानव जीवन में काफी मदद किया है। ये हमें चैप्टर एहसास दिलाएगा कि इस प्रकृति को हमने कैसे प्रयोग करना सीखा और इतना अच्छा हमने समाज बनाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है कि आपके पेज पर भी क्या होगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, जिसमें आप लोग बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल के बारे में जानेंगे। और आपको पता है मेरे स्टाइल का कि यहाँ पे मैं आपको ये लाइन बाय लाइन समझाने से अच्छा समझता हूँ कि इसी के जो लाइन है उठा रखा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ लाइन आपको मिलेगा, ये देखो यहाँ से लेकर प्रोलिफिक राइटर तक ये लाइन मिला, और इस पे आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। तो आपका वो लाइन भी हो जाएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। सो इस तरीके से ही करवाता हूं ताकि बच्चों को चैप्टर भी हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी हो जाए। तो जो आपका पहला लाइन है उससे ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल? A scientist and novelist, a philosopher, historian and mathematician, a painter and dramatist, a soldier and politician। तो जो बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल थे वो कौन थे? क्या वो एक वैज्ञानिक थे, एक उपन्यासकार थे, एक दार्शनिक थे, एक इतिहासकार थे, एक गणितज्ञ थे, एक पेंटर थे, एक नाटककार थे, एक सिपाही और एक नेता थे? क्या थे ये? तो राइट आंसर हो जाएगा
our Bertrand Arthur William Russell was a philosopher, a historian, and a mathematician. Question number 2. Russell was also an advocate for. एडवोकेट, देखो आपने लॉयर का मतलब पढ़ा होगा, लॉयर का मतलब वकील। एडवोकेट का मतलब होता है किसी का पक्षधार होना। अब कभी कभी वकील को एडवोकेट भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। लॉयर एक्चुअली में उनका जो लॉ से संबंधित जो काम है, लॉ मतलब कानून, और ईआर मतलब कानून के हिसाब से काम करने वाला। तो लॉ, जो लॉयर होता है वो एक्चुअली उनके पेशे से जुड़ा हुआ वर्ड है। एडवोकेट उन सब के लिए कहा जाता है कि किसके पक्ष लेने। वकील किसी ना किसी का तो पक्ष लेते ही हैं। आप मान लो कि कुछ आप पे केस हो गया, आप अपने वकील के पास जाओगे तो वो आपका पक्ष लेगा, तो इसीलिए उनको भी एडवोकेट बोला जाता है। तो यहाँ पर बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल को यहाँ पे वकील नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि रसल वाज आल्सो एन एडवोकेट फॉर, वो किस चीज के पक्षधार थे? सोशल रिफॉर्म एंड पैसिफिज्म का, वार एंड रेवोल्यूशन का, रिलीजन एंड ट्रेडिशन का, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की का। कह रहे हैं कि जो समाज में जो बदलाव होता है, होना चाहिए और शांति होनी चाहिए, उसके पक्षधार थे वो। वॉर, लड़ाई, युद्ध और क्रांति के पक्षधार थे वो। धर्म और परंपरा, उसके पक्षधार थे। डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह, मोनार्की मतलब वहां पर राजाओं वगैरह का शासन चलता है, एक ही राजा का शासन चल रहा है, उसी के जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे होंगे वही उनके उस देश के संभालने का जो बागडोर है, जो देश का जो बागडोर है वो संभालते हैं। मोनार्की मतलब एक ही मतलब परिवार का जो राज वो चला रहे हैं देश को। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, जैसे हिटलर क्या है? डिक्टेटर है, तानाशाह है। तो ये किस चीज के पक्षधार थे? तो ये सोशल रिफॉर्म एंड पैसिफिज्म के पक्षधार थे। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सेंचुरी, किस शताब्दी में वाज बर्ट्रैंड रसल ए प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट? कह रहे हैं कि किस सेंचुरी में, वो कौन सी सदी चल रही थी जिसमें बर्ट्रैंड रसल जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रसिद्ध एक रेशनलिस्ट थे। रेशनलिस्ट मतलब जो लॉजिक के हिसाब से बात करता हो, जो तर्क के हिसाब से बात करता हो। तो क्या वो 18th सेंचुरी के प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट थे, या 19th सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के, या 21st सेंचुरी के? तो राइट आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी। अब लाइन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन। बर्ट्रैंड रसल was also known as, बर्ट्रैंड रसल जो हैं वो किस चीज के लिए जाने जाते थे? ए सिंगर, ए कमेंटेटर, ए डॉक्टर एंड इंजीनियर। मतलब वो एक राइटर के लिए तो जाने ही जाते थे, और किस चीज के लिए जाने जाते थे? मतलब इनमें से इसके लिए भी जाने जाते थे, इसका ये मतलब है। तो किसके लिए? एक गायक की तरह, एक टिप्पणीकार की जगह, कमेंट करना मतलब टिप्पणी देना, तो एक टिप्पणीकार की तरह, एक डॉक्टर की तरह, या एक इंजीनियर की तरह? तो राइट आंसर हो जाएगा एक टिप्पणीकार की तरह इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, His commentary covered, जो ये टिप्पणी करते थे वो किस किस क्षेत्रों में करते थे? A small number of topics, a large variety of topics, only religious topics, only mathematical topics। कुछ ही विषय होते थे, उसी पे वो अपना टिप्पणी देते थे। बहुत ही अलग अलग तरीके का विषय होता था, उस पे वो कमेंट्री करते थे। ओनली रिलीजियस टॉपिक, सिर्फ धार्मिक जो विषय होते थे उसी पे वो अपनी टिप्पणी देते थे, या जो गणित से संबंधित कोई होता था उस पे वो टिप्पणी देते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अनेकों प्रकार के विषय होते थे, उस पे वो क्या करते थे? अपनी टिप्पणी देते थे। क्वेश्चन नंबर 6,
Which of the following was not a subject on which Russell commented? कह रहे हैं कि दिए गए ऑप्शन में, जैसे कि ऑप्शन ए रिलीजन है, ऑप्शन बी साइंस है, ऑप्शन सी कुकिंग है, ऑप्शन डी फिलोसफी है, तो ये दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको ये बताता है कि वो उस सब्जेक्ट पर उन्होंने कमेंटबाजी नहीं की है, अपना टिप्पणी उन्होंने नहीं दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकिंग। कुकिंग पे उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया है। रिलीजियस मैटर पे किया है, साइंटिफिक मैटर पे किया है, फिलोसॉफिकल मैटर पे किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वर रसल्स कमेंट्स डिस्क्राइब्ड? कह रहे कि जो रसल हैं हमारे बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, जो टिप्पणी करते थे उसकी व्याख्या किस तरीके से की जा सकती है? pithy and full of candor, confusing and vague, long and meaningless, harsh and cruel। pithy मतलब बिल्कुल सीधा हो, एकदम साफ सुथरा हो, स्पष्ट हो। फुल ऑफ कैंडोर का मतलब बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ हिचकिचाहट के, एकदम साफ साफ। क्या उस तरीके से वो टिप्पणी करते थे, या फिर वो इस तरीके से टिप्पणी करते थे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते थे, कोई चीज स्पष्ट ही नहीं हो पाता था, लंबा होता था और अर्थहीन होता था, हार्श होता था और क्रूअल होता था, काफी कठिन न्याय देने वाला होता था, अत्याचारी रूप में होता था। तो क्या होता था? तो राइट आंसर यही होगा कि उनकी जो टिप्पणियां हुआ करती थी वो काफी साफ सुथरा, स्पष्ट हुआ करती थी और फुल ऑफ कंडोर दिखता था, मतलब कि एकदम खुल के बोलने वाले, कोई भी चीज छुपाते नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 1 मक्खी है कि मच्छर है? एक मक्खी आपके लेक्चर को बाधा डाल रही है। ये क्यों यहाँ पे आई है? देखो, ये देखो देखो, देख रहे हो? इसको मैं क्या करूं? उड़ जा उड़ जा, तू क्यों मतलब परेशान करने आई? तू हट जा यहाँ से, तू हमें परेशान मत कर, मैं मारना नहीं चाहता हूं। देखो ये क्या करके चली गई है, देखो फिर आ गई, इसको मारना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। उड़ जा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, अब क्या करोगे हैं? चलो, तो लाइन 4 से संबंधित क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। इन विच ईयर, किस साल में डिड रसल रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? साहित्य के क्षेत्र में रसल को नोबेल प्राइज कब मिला? 1945, 1950, 1960 या 1970? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950। रसल्स नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड फॉर, जो रसल को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस चीज के लिए मिला था? मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, लिटरेचर के लिए या केमिस्ट्री के लिए? कमेंट करो, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3। राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 10, हिज राइटिंग्स चैंपियन, जो उनकी राइटिंग थी, जो वो लिखते थे, वो किस क्षेत्र में काफी सफल हुई? डिक्टेटरशिप एंड कंट्रोल में, ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट में, वेल्थ एंड पावर, साइलेंस एंड सीक्रेसी। डिक्टेटरशिप एंड कंट्रोल मतलब तानाशाह और लोगों को कंट्रोल करने में, ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स जो मानवता का जो आदर्श होता है या जो थॉट होता है आजादी के लिए, उसके लिए वो जाने जाते हैं। वेल्थ एंड पावर, धन और जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसके लिए। साइलेंस एंड सीक्रेट, शांत, एकदम गुप्त रखने वाली चीजें। क्या इनकी जो राइटिंग थी
किस लिए चैंपियन हुई थी? तो जो मानव का जो आदर्श होता है और जो विचार पैदा होते हैं आजादी के लिए, उस चीज में, उस क्षेत्र में उनकी राइटिंग जो है क्या हो गई थी? सफल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, रसल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द, रसल जो हैं वो पहचाने जाते थे वर्ल्ड्स बेस्ट सिंगर, किस रूप में पहचाने जाते थे? दुनिया के सबसे अच्छे गायक, वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल, दुनिया के जो जाने माने जो बुद्धिजीवी लोग होते थे उस चीज के लिए पहचाने जाते थे। वर्ल्ड्स बेस्ट सोल्जर, दुनिया के सबसे बड़े सिपाही के, सबसे अच्छे सिपाही जैसे। वर्ल्ड्स बेस्ट आर्टिस्ट, दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार के रूप में इनकी पहचान थी। तो राइट आंसर है दुनिया में जो अच्छे बुद्धिजीवी हैं उस तरीके से इनकी पहचान बनी थी। किसकी? बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल की। क्वेश्चन नंबर 12, His voice carried ऑप्शन ए ग्रेट फियर, ग्रेट मॉरल अथॉरिटी, ग्रेट एंगर या ग्रेट कंफ्यूजन। जो उनकी आवाज थी, जो वो लिखते थे, जो उनके विचार थे, वो डर को पैदा करते थे। वो ये दिखाते थे कि उनमें डर है, ये दिखाता था कि काफी मौलिक चीजों के बारे में बात करते हैं, काफी नैतिकता की बात करते हैं। ग्रेट एंगर, काफी गुस्सा दिखता था, काफी कंफ्यूजन दिखता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट मॉरल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 13, रसल्स एटीट्यूड वाज, रसल का जो रवैया था, एटीट्यूड जो था वो कैसा था? ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव, हार्श एंड रूड, वीक एंड टिमिड, बोरिंग एंड डल। एकदम ओरिजिनल था, प्रोवोकेटिव था, जो आदमी को सोचने पे मजबूर करते, उसको प्रभावित करते, वैसा उनका एटीट्यूड था। हार्श था, काफी खराब था, जो खराब लगे किसी को, उद्दंड जैसा लगे, जैसे वो लिखते थे तो हो सकता है कि वो उनका व्यवहार उसमें ना दिख रहा हो। क्या ऐसा एटीट्यूड था? कमजोर और डरपोक जैसा था, या बोरिंग और काफी डल था? कैसा था? तो उनका एटीट्यूड ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव था। हिज स्टाइल वाज, उनका जो स्टाइल था वो कैसा था? कंफ्यूज्ड एंड इनडायरेक्ट, क्लियर एंड फोर्सफुल, साइलेंट एंड हिडन, सिंपल एंड शॉर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लियर एंड फोर्सफुल। उनका लिखने का जो स्टाइल था काफी साफ सुथरा था और फोर्सफुल था, मतलब पढ़ने वाले को बिल्कुल एकदम फोर्स कर देगा कि तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, तुम कैसे नहीं सीख सकते हो, तुम्हें मेरी बातों को समझना पड़ेगा। इस तरीके से वो लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 15, रसल्स राइटिंग्स एम्फसाइज्ड, जो रसल के द्वारा लिखी गई किताबें हैं या कहानी है, ऐसे है, निबंध है, जितना है, वो किस चीज पे जोर देता है? वार एंड वायलेंस पे, रीजन एंड इंटेलिजेंस पे, सुपरस्टिशन एंड ट्रेडिशन पे, एंगर एंड हेट्रेड पे। क्या युद्ध और हिंसा पे जोर देता है, या फिर किसी चीज के पीछे कारण क्या है और उसके पीछे का बुद्धि क्या लगा है, ज्ञान क्या लगा है, उस पे जोर देता था? सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और रीति रिवाज, परंपरा पे बात हुई है, इनकी जो राइटिंग है उस पे जोर देता है, या गुस्सा और नफरत पे जोर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रीजन एंड इंटेलिजेंस। जो इनकी राइटिंग्स थी वो क्या कारण है उसके पीछे, क्या उसके पीछे ज्ञान लगा है, क्या लॉजिक लगा है, इस चीज को जानने के पीछे उनकी राइटिंग हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following was not emphasized by रसल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो रसल ने उस पर जोर नहीं दिया है? ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस, लिबर्टी या डिक्टेटरशिप? तो राइट आंसर हो जाएगा डिक्टेटरशिप। उन्होंने मानव की खुशी हो उस पर तो ध्यान दिया ही है, शांति हो उस पर भी ध्यान दिया है, लिबर्टी हो, स्वाधीनता हो, आजादी हो, उस पर भी बात की है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि समाज में क्या होना चाहिए? डिक्टेटरशिप होना चाहिए, तानाशाह होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क बाय बर्ट्रैंड रसल? इनमें से कौन सी किताब है जो बर्ट्रैंड रसल ने लिखी है? रोड टू सक्सेस, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, द रिपब्लिक, दास कैपिटल। तो राइट आंसर हो जाएगा इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट ए बुक बाय रसल? कौन सी बुक है जो रसल की नहीं है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे सी कर लेना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रसल के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। तो किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है, आप मुझे कमेंट में कीजिए। याद करो क्लास 11 उसमें, और अगर वो भी नहीं तो काफी फेमस बुक है, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द बुक मैरिज एंड मोरल्स वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स, बर्ट्रैंड रसल, जवाहरलाल नेहरू, सिगमंड फ्रीड। तो राइट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल। जो ये बुक है मैरिज एंड मोरल्स, बर्ट्रैंड रसल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20, रसल्स बुक ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी डील्स विद। कह रहे हैं कि जो रसल्स ने जो एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये किसके बारे में बात करती है? वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न पॉलिटिक्स, वेस्टर्न फिलोसफी या वेस्टर्न जियोग्राफी। तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफी। पश्चिमी देशों में जो दर्शन है उसके ऊपर ये बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन सेक्शन एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा, कॉपी में आपने नोट डाउन किया होगा और अपनी जिम्मेवारी समझकर इसको आप रिवाइज करेंगे और याद करेंगे। कोई भी डाउट होता है क्लास में पूछो, कमेंट करो, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सॉल्यूशन दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, गुड नाइट।